क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया था हमने। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना ज़रा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? वैसे ऊपर हेडिंग में तो लिखा है रिवर्स कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, बट आप इसे नज़रअंदाज कर दीजिए। यानी कि आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन पढ़कर जो इसका आंसर होना चाहिए वो अपने दिमाग के अनुसार करिएगा। तो यहाँ हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं सर, क्या लिखा हुआ है। In an engineering company, the factory overheads are recovered on a fixed percentage basis on direct wages and administrative overheads are absorbed on a fixed percentage basis on factory cost। देखिए, जब आप ये लाइन पढ़ रहे हैं तो एक एक चीज़ का मतलब जब तक क्लियर नहीं होएगा, हम क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम इसका आंसर नहीं कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है इन एन इंजीनियरिंग कंपनी। सो तो कंपनी है, जो कंपनी है उसका नेचर क्या है? इंजीनियरिंग कंपनी है सर। यानी कि इंजीनियर्स हैं बहुत सारे, उसमें कोई सर्विस प्रोवाइड करते होंगे, ठीक है सर। अच्छा, कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है करते हो, जी हाँ हो सकता है मशीन बनाते हो, इंजीनियरिंग कंपनी है तो मशीन बनाती होगी सर। ये मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ पढ़कर। द फैक्ट्री ओवरहेड्स आर रिकवर्ड ऑन अ फिक्स्ड परसेंटेज बेसिस ऑन डायरेक्ट वेजेस। सर ये फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होते हैं? जो कि हमारी प्राइम कॉस्ट होती है, उसके बाद जो फैक्ट्री का खर्चा लगता है, जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो फैक्ट्री में लग रहा है, वो सारा का सारा फैक्ट्री ओवरहेड कहलाता है। ये कह रहे हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है हम रिकवर करते हैं, यानी कि जो भी आपके डायरेक्ट वेजेस का खर्चा लग रहा है उस पर एक फिक्स्ड परसेंटेज से हम फैक्ट्री ओवरहेड उस प्रोडक्ट में डाल देते हैं जो हम बना रहे हैं। देखिए, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स तो पता नहीं होते, वो तो बाद में पता लगते हैं। जब आप एब्जॉर्ब करवा रहे हैं, यानी कि जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस टाइम फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने लगे, आपने उसकी एक सर्टेन परसेंटेज निकाली हुई है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आप लेबर आर रेट निकाल लीजिए, मशीन आर रेट निकाल लीजिए, या आप एक डायरेक्ट मटेरियल का एक सर्टेन परसेंटेज आप देख सकते हैं कि अच्छा इतना मेरा फैक्ट्री ओवरहेड होता है, डायरेक्ट वेजेस का इतना परसेंटेज मेरा फैक्ट्री ओवरहेड होता है। आप किसी का भी परसेंटेज मानकर भी कर सकते हैं, बट वो ज़्यादा बेटर मेथड नहीं होते, इसीलिए हम लेबर आर रेट या मशीन आर रेट निकालते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि फैक्ट्री ओवरहेड जो हैं वो डायरेक्ट वेजेस का एक सर्टेन परसेंटेज से मल्टीप्लाई करने के बाद निकलते हैं। तो ठीक है सर, जो भी डायरेक्ट वेजेस होगी उस पर मैं एक सर्टेन परसेंटेज से मल्टीप्लाई करूंगा और मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाएंगे। वो परसेंटेज क्या है वी डोंट नो। एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन अ फिक्स्ड परसेंटेज बेसिस ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड एंड फैक्ट्री कॉस्ट में डिफरेंस है। प्राइम कॉस्ट जो आपकी निकल कर आई है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद जो प्राइम कॉस्ट आती है, उसमें आप फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ते हैं तो आपकी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आती है। एंड वर्क इन प्रोग्रेस की एडजस्टमेंट के बाद एक तरह से आपकी नेट फैक्ट्री कॉस्ट आती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है, ठीक है ना। मतलब कि अगर कुछ और एक्सपेंस हैं जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेंस, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंस, ऐसे कुछ एक्सपेंसेस वगैरह या स्क्रैप वगैरह का रिकवर हो गया है तो वो एडजस्ट करने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है। पर अगर ऐसे कोई एक्सपेंसेस आपके पास नहीं है, रिकवरी नहीं है, तो आपकी जो नेट फैक्ट्री कॉस्ट होती है वही आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है। तो वो जो फैक्ट्री कॉस्ट दे रखी है ना सर, जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बाद में ऐड करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट का एक सर्टेन परसेंटेज आप एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऐड करेंगे। सर एक्चुअल नहीं पता क्या? एक्चुअल नहीं पता ना सर। जब प्रोडक्ट बन रहा है तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, बहुत सारी मशीनें बन रही है। एक मशीन की अगर मैं कॉस्ट निकालना चाहूँ तो उस मशीन में कितने ओवरहेड लगे वी डोंट नो। देयरफॉर वी एब्जॉर्ब द ओवरहेड्स। जो उस मशीन को बनाने के लिए डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंस लग रहा है, वो तो दिख रहा है सर। बनाओगे तो लगेगा सर, नहीं बनाओगे नहीं लगेगा। पर फैक्ट्री ओवरहेड जो हैं वो कितने उस मशीन पे लग रहे हैं वी डोंट नो। फैक्ट्री ओवरहेड पूरी फैक्ट्री के लिए आ रहे हैं, इसीलिए हम एक सर्टेन परसेंटेज पर एब्जॉर्ब करवा देते हैं, एक सर्टेन रेशियो पर ऐड कर देते हैं अपनी प्रोडक्ट में, ताकि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट पता लग जाए। क्वेश्चन में आपको गिवन है, ध्यान से पढ़िएगा, जो लिखा हुआ है ना जॉब 101, जॉब 102, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जॉब 101 में लिखा है कि डायरेक्ट मटेरियल जो है 54,000 के लगे और जॉब 102 में 37,500 के डायरेक्ट मटेरियल लगे। सिमिलरली डायरेक्ट वेजेस जो है वो जॉब आपकी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, डायरेक्ट वेजेस जो है वो 42,000 लगी है और आपकी जॉब 102 में 30,000 की डायरेक्ट वेजेस लगी है। जो सेलिंग प्राइस है, यानी कि सारी कॉस्ट आ गई, उसके बाद आपने मार्जिन जोड़ दिए, प्रॉफिट जोड़ दिया, उसके बाद जो सेलिंग प्राइस आ रही है वो जॉब 101 की 1,66,650 है और जॉब 102 की 1,28,250 है। प्रॉफिट परसेंटेज ऑन टोटल कॉस्ट सर,
मतलब कि टोटल कॉस्ट जो निकल कर आई है उस टोटल कॉस्ट में मैंने 10% जोड़ा है, तब जाकर मुझे सेलिंग प्राइस पता लगी है। तो क्या मैं टोटल कॉस्ट निकाल सकता हूँ यहाँ से? मुझे नहीं पता क्वेश्चन में ज़रूरत होगी, आंसर में ज़रूरत होगी, नहीं होगी। मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा है कि अगर यहाँ गिवन है कि सेलिंग प्राइस है 1,66,650 और प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो टोटल कॉस्ट के ऊपर 10% का प्रॉफिट होता है, तो क्या मैं अगर टोटल कॉस्ट में 10% जोड़ दूं तो मेरे पास सेलिंग प्राइस नहीं आ जाएगी? अगर मैं ये इक्वेशन बना दूं यहां पर, ये देखिएगा सर, टोटल कॉस्ट में अगर मैं 10% ऑफ टोटल कॉस्ट जोड़ दूं तो क्या मेरे पास सेलिंग प्राइस आएगी जैसा क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से? ये जो है इसको आप ऐड करोगे तो टोटल कॉस्ट कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा 1 प्लस 10% यानी कि 0.1। ठीक है जी, ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट 1.1। ये 1 है, ये 0.1 है सर, दोनों को ऐड किया 1.1, बात खत्म। ये आपकी सेलिंग प्राइस है सर। सेलिंग प्राइस है 1,66,650। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई सर? 1.1 से डिवाइड कर देंगे। अब जिसका दिमाग तेज चलता है वो तो डायरेक्टली करेगा सर, वो कहेगा अच्छा टोटल कॉस्ट का 10% ऐड करके सेलिंग प्राइस, यानी कि टोटल कॉस्ट का 1.1 सेलिंग प्राइस आ रहा है, तो ठीक है सेलिंग प्राइस को 1.1 से डिवाइड करो कैलकुलेटर पे, टोटल कॉस्ट आ गई। तो जिसका दिमाग तेज चलता है वो ये सब नहीं समझेगा सर, वो डायरेक्टली ये करेगा। और अब आप ये कर लीजिए कैलकुलेटर की मदद से, आपके पास निकल कर आ जाएगी सर क्या? टोटल कॉस्ट। सिमिलरली जॉब 102 है उसकी हम टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। समझ रहे ना क्या क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? मटेरियल गिवन है, वेजेस गिवन है, सेलिंग प्राइस है, जिससे टोटल कॉस्ट आपने निकाल ली। कुछ कुछ मुझे लग रहा है कॉस्ट शीट में जो चीज़ें चाहिए होती है वही चीज़ यहाँ पर गिवन है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रिक्वायर्ड में कंप्यूटेशन ऑफ परसेंटेज रिकवरी रेट्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। आपको बताना है कि किस रेट से रिकवरी की जाती है। वी डोंट नो, ये जरूर बताया है कि हाँ डायरेक्ट वेजेस की रिकवरी होती है, डायरेक्ट वेजेस पर रिकवरी होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं वो फैक्ट्री कॉस्ट के बेसिस पर रिकवर होते हैं। कितने होते हैं वी डोंट नो, है ना? तो यहाँ देखिएगा कंप्यूटेशन ऑफ परसेंटेज रिकवरी रेट्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स निकालेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, पार्ट नंबर 2 कहता है कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स एंड प्रॉफिट फॉर ईच ऑफ द 2 जॉब्स। तो प्रॉफिट तो हमने निकाल लिया ना सर। हमने क्या किया, टोटल कॉस्ट का 1.1 मल्टीप्लाई किया था तो सेलिंग प्राइस आया था। टोटल कॉस्ट आ गई थी सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय 1.1। जॉब 101 की बात कर रहा हूँ। ओरली बता रहा हूँ आपको, इतने जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहे हैं ओरली कैसे हो रहे हैं सॉल्व। तो टोटल कॉस्ट आ गई, सेलिंग प्राइस आ गई, तो सेलिंग प्राइस टोटल कॉस्ट का डिफरेंस क्या हो गया? प्रॉफिट। प्रॉफिट आपने निकाल लिया। अगर यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन लिखे होते तो क्या करते आप? देखिए वर्ड का खेल है, यहाँ पर प्रॉफिट लिखा है, अगर प्रॉफिट मार्जिन लिखा होता तो क्या करते आप? प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट को डिवाइड कर दो सेलिंग प्राइस से, तो प्रॉफिट का मार्जिन आ गया कि सेलिंग प्राइस का कितना % प्रॉफिट होता है। बात समझ में आई आपको? ज़्यादा मुश्किल नहीं है सर, आपको फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बताने, यानी कि आपको एक तरह से कॉस्ट शीट जो अधूरी है उसे पूरा करना होगा। आगे देखते हैं और क्या क्या गिवन है यहाँ पे। यूजिंग द अबव रिकवरी रेट्स फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ जॉब 103। अच्छा, पहले जॉब 101, 102 के बेसिस पर ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करो, और जब आपको एक्चुअल में रिकवरी रेट पता लग जाए तो उसके बेसिस पर हमारी एक और जॉब है 103, उसमें कुछ मटेरियल वेजेस लगे हैं, कुछ उसका प्रॉफिट परसेंटेज भी है सेलिंग प्राइस पर, उसकी सेलिंग प्राइस ज़रा बता दो। रिकवरी रेट वही यूज़ करनी है जो ऊपर लिखी हुई है, जो जॉब 101, 102 के लिए हमने रिकवरी रेट्स ली है, फैक्ट्री ओवरहेड के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के लिए, वही रिकवरी रेट यूज़ करें और सेलिंग प्राइस जॉब 103 की भी निकालें। तो काफ़ी चीज़ें दे दी ना सर। आपको ये गिवन है, देखिएगा आप, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस, बुक में देख रहे हैं सर क्या है? बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इसे इसलिए नहीं कर रहा, इतना सिंपल है कि क्या करूं इसे। डायरेक्ट मटेरियल ये रहा, डायरेक्ट वेजेस ये रही, तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस आपका आ गया प्राइम कॉस्ट। ठीक है, बात समझ में आई? प्राइम कॉस्ट आ गया। यही प्राइम कॉस्ट जो है, यही प्राइम कॉस्ट जो है वो मैंने यहाँ पे लिख ली सर। प्राइम कॉस्ट में अगर मैं फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दूं, जो कि कहते हैं कि डायरेक्ट वेजेस का एक सर्टेन परसेंटेज है, वो परसेंटेज को मैंने एफ लिख लिया, एक्स लिख लिया, कुछ भी लिख लिया, मुझे नहीं पता क्या परसेंटेज है, बट हाँ जो मेरे 42,000 के डायरेक्ट वेजेस आ रही हैं यहाँ पर, इसका एक सर्टेन परसेंटेज हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। तो इसलिए मैंने लिख लिया जो मेरी फैक्ट्री कॉस्ट आएगी जॉब 101 की, वो आएगी प्राइम कॉस्ट
प्लस फैक्ट्री ओवरहेड जो कि वेजेस के एक सर्टेन परसेंटेज लगाने के बाद आएंगे। सिमिलरली जॉब 102 की प्राइम कॉस्ट ये रही 67,500। यहाँ से आप देख सकते हैं 37,500 का मटेरियल कॉस्ट है, वेजेस है 30,000, दोनों को ऐड करोगे आएगा 67,500। तो ये आपकी प्राइम कॉस्ट है। और प्राइम कॉस्ट में अगर आप फैक्ट्री के ओवरहेड जोड़ दोगे तो आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। वर्क इन प्रोग्रेस की डिटेल गिवन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं वर्क इन प्रोग्रेस होगा नहीं। इसका मतलब हमेशा ये एज्यूम करना कि जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है उतना ही क्लोजिंग में वर्क इन प्रोग्रेस रहा है, दैट्स वाई उसको प्लस माइनस की एडजस्टमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आप एज्यूम कर सकते हैं। प्रैक्टिकली सोचो ना, होगा वर्क इन प्रोग्रेस, क्वेश्चन में गिवन नहीं, क्योंकि हमेशा कांस्टेंट रहता है, ओपनिंग क्लोजिंग सेम सा रहता है। यहाँ तक कि आपको बात क्लियर हो गई है कि हमने कैसे फैक्ट्री कॉस्ट निकाली है। अब आपको फैक्ट्री कॉस्ट पता लग गई सर। फैक्ट्री कॉस्ट है जॉब 101 की 96,000 प्लस वेजेस का एक सर्टेन परसेंटेज, और जॉब 102 की फैक्ट्री कॉस्ट है प्राइम कॉस्ट उसकी प्लस वेजेस का एक सर्टेन परसेंटेज। अगर फैक्ट्री कॉस्ट मुझे पता लग गई है सर, तो फैक्ट्री कॉस्ट का एक सर्टेन परसेंटेज निकल कर आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। यानी कि इस पूरी फैक्ट्री कॉस्ट में अगर मैं एक सर्टेन परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास फैक्ट्री के ओवरहेड आएंगे। वो परसेंटेज 10% है, 20% है, 5%, वी डोंट नो, लेट दैट परसेंट भी XYZ कुछ भी आप ले लीजिए। आपके क्वेश्चन में ए ले रखी है और इसलिए यहाँ पर बोला कि देखिए प्राइम कॉस्ट आपके पास है, प्राइम कॉस्ट के बाद हमने वेजेस में एक सर्टेन रेट से हमने फैक्ट्री के ओवरहेड डाल दिए, तो आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। मैंने कहा हाँ आ गई। फिर उसके बाद आपके पास जो फैक्ट्री कॉस्ट आपकी आई है उसको एक सर्टेन परसेंटेज से मल्टीप्लाई करूंगा ए से, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आएंगे। मैंने कहा आप उन सबको ऐड कर लेंगे तो आपके पास 1,51,500 आएंगे। ये कैसे आए सर? ये ऐसे आए, ये नहीं देखिए टोटल कॉस्ट 1,55,500, 1,51,500 टोटल कॉस्ट आ गई ना सर। सेलिंग एक्सपेंस गिवन नहीं क्वेश्चन में, आप एज्यूम तो नहीं कर सकते वो भी कुछ होंगे। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस नहीं है सर, ठीक है ना। 1,66,650 को 1.1 से डिवाइड किया तो आपके पास 1,51,500 आ गया। सिमिलरली जॉब 2 का भी आपने टोटल कॉस्ट निकाल दी, और टोटल कॉस्ट क्या होती है सर? प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स जो कि वेजेस का एक सर्टेन परसेंटेज है, उसके बाद आपने उसमें ऐड करा जो भी आपकी फैक्ट्री कॉस्ट है इन्हीं टर्म्स में 67,500 प्लस 30,000 F, उसका भी एक सर्टेन परसेंटेज लेंगे तो आपके पास फैक्ट्री के ओवरहेड तो आ चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव के ओवरहेड आ जाएंगे। तो इसका मतलब जो आपके जॉब 102 है उसमें 67,500 के प्राइम कॉस्ट थी, उसमें आपने ओवरहेड ऐड कर दिया 30,000 जो कि आपकी वेजेस है, उसका एक सर्टेन परसेंटेज जो कि F है, यानी फैक्ट्री ओवरहेड जो एक परसेंटेज गिवन है उसको F मान लिया है। उसमें आपने और ऐड कर दिया जो भी आपने 67,500 प्लस 30,000 F निकाला उसका एक सर्टेन परसेंटेज और उसमें ऐड कर दिया, जिससे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आ जाएंगे। ये जो A है ये फैक्ट्री कॉस्ट का एक सर्टेन परसेंटेज है, इसके लिए हमने पहले फैक्ट्री कॉस्ट को पूरा लिखा और उसको A से मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आ गए। तो जब हमने फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जोड़ दिए तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट सेलिंग प्राइस से और प्रॉफिट मार्जिन से हमने कॉस्ट भी निकाल ली थी। ऐसे कर आपने टोटल कॉस्ट की एक इक्वेशन बना ली जो 101 102 की, और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर? यहाँ तो कर नहीं दिया हुआ, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। रेफर वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में सॉल्व किया है क्या? वर्किंग नोट में भी सॉल्व नहीं किया, तो ये मैं करके दिखाता हूँ आपको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, वैसे करना इतना मुश्किल भी नहीं है मेरे हिसाब से, कि मान लेते हैं आप F निकाल लीजिए। F क्या होगा समझ रहे हैं आप? F निकाल लीजिए, F क्या होगा, और ऊपर F की वैल्यू में उसे डाल दीजिए। तो उससे क्या होगा सर? F आपने कैलकुलेट कर लिया और F ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दिया तो उससे ये आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं इसको, मैं भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ यहाँ पे। 96,000 प्लस 42,000 F प्लस 96,000 प्लस 42,000 F A, और ये किसके बराबर हैं सर? 1,51,500 के बराबर है। दूसरी आपकी इक्वेशन गिवन है 106,875 इक्वल टू 67,500
प्लस 30,000F प्लस 67,500 प्लस 30,000FA। ठीक है जी, बात समझ में आई आपको? मैं सिर्फ इतना कर रहा हूँ, मुझे एक चीज़ मिली है यहाँ पे कि यहाँ 30,000F है, यहाँ 30,000F है, यहाँ 42,000F है, यहाँ पर 42,000F है, बट साथ में A भी लिखा हुआ है। अगर मैं कैलसी से एक चीज़ कैलकुलेट कर लूँ सर, क्या है, आइए, अगर मैं कैलसी से कैलकुलेट कर लूँ 42,000 डिवाइडेड बाय 30,000 आता है 1.4। तो अगर मैं इस इक्वेशन को 1.4 से मल्टीप्लाई कर दूं इस साइड भी और इस साइड भी, तब देखिए क्या बनेगा। आइए कर देखते हैं सर। मैंने भी इस क्वेश्चन को कोई पहले सॉल्व नहीं किया, जितने भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ ना सर, ये मैं फर्स्ट टाइम ही सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने। यानी कि जब आपको करवा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तभी पहली बार क्वेश्चन ये मेरे सामने आया और इसको मैं आपके सामने सॉल्व करवा रहा हूँ हिट एंड ट्रायल मेथड से कि अच्छा ऐसा होना चाहिए, अपना दिमाग लगा के, क्योंकि वही तो एप्लीकेशन ऑफ माइंड है सर। अगर मैंने पहले से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो फिर फ़ायदा क्या होगा। और आपको एक सच्ची बात बताता हूँ, जब मेरा सीए के एग्ज़ाम होते थे ना सर, सीए फाइनल तक, मैंने एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था। बट ये बात मैं अभी तक इसलिए छुपा के रख रहा था क्योंकि अगर मैं आपको ये बोलूँगा कि प्रैक्टिस मत करो तो फिर उससे आपके नंबर कम ना आ जाए सर। देखिए, मुझे प्रैक्टिस करने की बिल्कुल आदत नहीं थी, मैं सिर्फ स्टडी करता था, समझता था चीज़ों को, और पहली बार क्वेश्चन जो आता था वो एग्ज़ाम में ही पहली बार सॉल्व करता था। ये अभी तक का रिकॉर्ड है सर, अभी तक का रिकॉर्ड है। और जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी रिकॉर्ड है सर, क्योंकि आपके टाइम अब क्वेश्चन चेंज हो चुके हैं, जो भी हैं, मेरे टाइम ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते थे। तो आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये नहीं चलो पहले जो एक बार देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, नहीं। कॉन्सेप्ट डेफिनेटली मैंने नोट्स की फॉर्म में आपको पढ़ाए हैं, तो उसके लिए मुझे दिमाग लगाना पड़ा पहले, बट उसके बाद कॉन्सेप्ट एक बार हो गए तो क्वेश्चन डायरेक्टली आपके सामने फर्स्ट टाइम ओपन होता है बुक में, और वही क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्टली यहाँ करा देता हूँ। मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे सर, क्योंकि हर बंदे के बस में नहीं होता कि वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को दिमाग में एक तरह से पूरा छाप ले कि अच्छा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसमें ऐसे 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 चीज़ें होनी है। समझ रहे हैं आप? हर कोई वैसे शायद नहीं कर सकता, मुझे वो आसान लगता था तो मैं वैसे करता था। तो ठीक है, अब यहाँ पर आप 149 आप पूरा प्रैक्टिस करना सर, 149,625। अभी देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है। अब मैं 1.4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 67,500 भी 1.4 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ गया 94,500, ठीक है ना। और 30,000 तो मुझे पता ही है, 30,000 अगर 1.4 से मल्टीप्लाई होगा तो 42,000 आएगा, तो 42,000 आ गया सर। सिमिलरली अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई करता हूं तो चलिए मल्टीप्लाई कर ही देते हैं सर, मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, क्या आएगा 67,000। अच्छा ये वही तो है 67,500, तो ये आपका बन जाएगा सर 94,500 ए और 42,000 AF। ठीक है जी, यही होगा ना सर। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या है सर, ऊपर वाले क्वेश्चन में बनाया ये 96,000 A प्लस 42,000 FA, मतलब ए को मैंने यहाँ भी मल्टीप्लाई करा, ए को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं माइनस कर दूंगा, माइनस 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 माइनस, मतलब ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली इक्वेशन सबट्रैक्ट कर दूंगा, तो 42,000 FA 42,000 FA से कट जाएगा। 96,000 में से अगर मैं 94,500 माइनस करूंगा तो करीब करीब 1,500 आएगा सर, 1,500 ये आ गया। ये प्लस में आएगा सर क्योंकि ये ऊपर वाला जो 96,000 है ये बड़ा है। बीच वाली इक्वेशन को इग्नोर कर दीजिए क्योंकि उसको मैंने ट्रांसफॉर्म करके नीचे वाली इक्वेशन में बना दिया है। 42,000 F कट जाएंगे सर और ये 1,500 और आ जाएगा, तो 1,500 प्लस 1,500 A इज इक्वल टू क्या है, ये 151,500 माइनस 149,625, 149,625 1875 आ गया सर। अब 1875 में से 1500 और माइनस कर देता हूँ, ये वाले 1500 वहाँ ले जाकर, प्लस है तो दूसरी साइड माइनस होगा सर, छोटी क्लास में करते थे ना, तो 1500 यहाँ माइनस करूँगा, 375 आया है, इसको 1500 से डिवाइड करूँगा। ये देखिए ये 1500 ए है, 1500 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ए है ना, तो 1500 से डिवाइड कर दिया मैंने,
एंटर करा 0.25 आ रहा है सर। अब देखते हैं यहाँ क्या आ रहा था। यहाँ देखिए 0.25 आ रहा है ए। अब ए 0.25 आ गया, इतना तो आप कर लेना सर, ए की जगह पर 0.25 डाल देना तो एफ निकल कर आ जाएगा, वो 0.60 होगा। इतना काम आप होमवर्क में करिएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई तो बस कॉस्ट की स्टेटमेंट बना दीजिए आप। जॉब 101 है, उसमें डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन में गिवन है, डायरेक्ट वेजेस क्वेश्चन में गिवन है, प्राइम कॉस्ट ये रही। फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 0.6 निकल कर आया, यानी 60%। तो डायरेक्ट वेजेस का 60% फैक्ट्री ओवरहेड है, यहाँ भी और यहाँ भी। फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, फैक्ट्री कॉस्ट का 25% जो है 0.25 आया ना सर, 0.25 ही आया था क्या अपने में? हाँ 0.25 आया था। 25% जो है, 25% आपका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट यहाँ पर आई है, इसका 25% आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आ गया। टोटल कॉस्ट आ गई आपकी। प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर है सर, सेलिंग प्राइस दे रखी है, सारी चीजें निकल कर आ गई। अब आपसे पूछा है कि जॉब 103 का बनाइए सर। तो जॉब 103 जो है उसका भी डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, डायरेक्ट वेजेस गिवन है। मैंने डायरेक्ट मटेरियल लिख दिया, डायरेक्ट वेजेस लिख दी। फैक्ट्री ओवरहेड है 60%, वेजेस के वो ऐड कर दिए सर। जो फैक्ट्री कॉस्ट निकल कर आई उसका 25% और ऐड कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का। टोटल कॉस्ट आ गया। सेलिंग प्राइस आपको क्वेश्चन में गिवन है सर, प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट हो गया। क्या गिवन है सर? सेलिंग प्राइस। आइए देखिए, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस गिवन है 12.5%। इक्वेशन बना लीजिए सर, इक्वेशन बना लीजिए। सेम आपको सिंपल सी चीजें करनी है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जब ना समझ आए तो इक्वेशन बना लीजिएगा। कैसे बनाएंगे? टोटल कॉस्ट, ठीक है ना, प्लस 12.5% क्या है सर इक्वेशन में? क्या है? 12.5% है शायद, ये 12.5 लिखा हुआ है। ये 12 1/2 का मतलब है 12.5% ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। यही तो कह रहा है कि टोटल कॉस्ट में आप प्रॉफिट जोड़ दो और वो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का 12.5% है तो सेलिंग प्राइस निकल कर आएगी। टोटल कॉस्ट गिवन है क्या आपको सर? टोटल कॉस्ट आपको यहाँ पर गिवन है 70,000 की, तो 70,000 आपने यहाँ पर डाल दी है। 70,000 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस 12.5% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो अगर मैं एक में से 12.5% माइनस करूंगा, एक में से 12.5 कैसे होगा सर? परसेंट है ना सर, परसेंट का मतलब डिवाइड बाय 100, और डिवाइड बाय 100 कर दोगे तो 0.125 आ जाएगा। तो एक में से 0.125 माइनस करोगे तो क्या आएगा निकल कर? 0.875 सर, 0.875 सेलिंग प्राइस आ गया 70,000 का। अब 70,000 को मैं डिवाइड करूंगा 0.875 से सर। अब बुक में कैसे किया हुआ है मुझे नहीं पता, मैंने तो अपने हिसाब से किया। 80,000 आ गया और यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन आपका 10,000 आ गया, बैलेंसिंग फिगर। सेलिंग प्राइस आ गया तो उसका आपने 12.5% निकाल लिया ना। 80,000 का मल्टीप्लाई बाय 0.125, 10,000 आ गया। समझे क्या था? जितनी चीजें गिवन थी उससे आपने दिमाग लगाया और इक्वेशंस बनाई। जो चीज गिवन है उसे लिख लिया, जो गिवन नहीं है उसको ABCD में आपने डाल दिया कि ठीक है फैक्ट्री कॉस्ट इतनी होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इतने होंगे, फैक्ट्री ओवरहेड इतने होंगे। जैसा भी गिवन था आपने वो लिख लिया, उसको इजीएस्ट फॉर्म में लिख लिया, सॉल्व करने की कोशिश करी। इक्वेशन सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया है 1-2 एग्जाम्पल्स में, वैसे आप कर सकते हैं। और जॉब 3 है, फिर उसका भी आपने कैलकुलेट कर दिया। यहाँ पर देखते हैं सर, आगे देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर मैं आपको 1-2 क्वेश्चन एक्सरसाइज के होमवर्क में दे दूंगा, क्योंकि वैसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे ये भी चेक हो जाएगा कि आप अपने आप से कितना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है वो देखें। अ कंपनी विच सेल्स 4 प्रोडक्ट्स, सम ऑफ देम आर अनप्रॉफिटेबल, प्रपोजेज टू डिसकंटिन्यू द सेल ऑफ वन ऑफ देम। मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया ताकि आपको समझ में आए। अ कंपनी विच सेल्स 4 प्रोडक्ट्स, बता रहा है कि एक कंपनी जो 4 प्रोडक्ट बेचती है उसमें से कुछ अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि उन प्रोडक्ट से प्रॉफिट नहीं आ रहा है। कुछ प्रोडक्ट से प्रॉफिट नहीं आ रहा, अब किससे आ रहा है हमें आइडेंटिफाई करना होगा। प्रपोजेज टू डिसकंटिन्यू द सेल ऑफ वन ऑफ देम, जितने प्रोडक्ट अनप्रॉफिटेबल होंगे उसमें से एक प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। जहां पर सबसे ज्यादा लॉसेज आ रहे हैं उसको हम डिसकंटिन्यू करेंगे सर। आइए यहाँ पर पढ़ते हैं क्या क्या डिटेल्स गिवन है। प्रोडक्ट की डिटेल गिवन है ABCD, और उसमें सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एरिया ऑफ स्टोरेज, नंबर ऑफ पार्सल सेंट, नंबर ऑफ इनवॉइसेस सेंट गिवन है आपको। डेटा आपको समझ में आया सर? कभी भी आप अपने आप को नंबर में कंफ्यूज मत करना सर, 30 लाख, 50 लाख, 25 लाख, 45 लाख, नहीं सर।
आपको तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट देखना है, प्रोडक्ट है ABCD, उसकी कुछ सेल्स होगी, कितनी है वी डोंट नो सर, जो नंबर लिखा है वो सेल्स है, दैट्स इट, बिकॉज वी आर एनालाइजिंग द डेटा, वी आर नॉट गोइंग इन डेप्थ इनटू द डेटा कि हाँ 30 लाख प्रोडक्ट टेक किए, 50 लाख प्रोडक्ट बिकी है। डू नॉट गो इन नंबर्स, डू नॉट कंफ्यूज योरसेल्फ इन नंबर्स, जस्ट सी कि ठीक है देयर आर 4 प्रोडक्ट्स ABCD एंड वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद द डिटेल्स ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एरिया ऑफ स्टोरेज, नंबर ऑफ पार्सल्स एंड नंबर ऑफ इनवॉइसेस सेंट। कितना है वी डोंट नो, ठीक है इतना है दे रखा है, ठीक है दैट्स फाइन। आगे गिवन है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स एंड द बेसिस ऑफ देयर एलोकेशन। जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड्स हैं उसको कैसे एलोकेट करना है वो यहाँ पर गिवन है सर। कुछ रेंट एंड इंश्योरेंस का खर्चा है, अब रेंट एंड इंश्योरेंस जो है वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में तो नहीं आता, मुझे ही पता है। डेप्रिसिएशन भी है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जनरली नहीं आता सर, हाँ पर सेल्समैन की जो सैलरी है वो आती है। तो हो सकता है कि भैया कोई रेंट है या फिर आपने ऐसी जगह लिया हो कि जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को रखते हैं, जैसे कि रिटेल शॉप होती है, तो बेचने के लिए आपने रेंटल पे शॉप ली है, उसका आपने रेंट दिया हो, इंश्योरेंस दिया हो, और वहाँ पर कोई ऐसी मशीन हो AC वगैरह जिसका डेप्रिसिएशन हो, तो सोच रहे हो सोचने का जो है दायरा कितना बढ़ाना होगा आपको कि रेंट एंड इंश्योरेंस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में भी आ सकता है, डेप्रिसिएशन जो है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आ सकता है, सेल्समैन की जो सैलरी है वो भी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आ सकती है, और ये सारी फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है सर। स्क्वायर फीट जो है, जितना स्क्वायर फीट का एरिया है, जो प्रोडक्ट जितना एरिया घेरता है उसके हिसाब से रेंट एंड इंश्योरेंस का खर्चा उन प्रोडक्ट में बढ़ जाएगा, क्योंकि हम एक एक प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी देखना चाहते हैं। अगर सबका टोटालिटी में देखना है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना सर, एक्चुअल बेसिस पर सारे प्रोडक्ट की सेल डालिए, सारे प्रोडक्ट का एक्सपेंस डालिए, एक्चुअल आपको प्रॉफिट पता लगेगा। पर कॉस्ट अकाउंटेंसी में वी आर एनालाइजिंग थिंग्स, देयरफॉर हम प्रोडक्ट के बीच में ब्रेकअप कर रहे हैं और एक एक प्रोडक्ट का देख रहे हैं कितना प्रॉफिटेबल हमारा प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर आप देखिएगा अगले पेज पर क्या लिखा हुआ है। अगले पेज पर आपको गिवन है एडमिनिस्ट्रेटिव वेजेस एंड सैलरी भी है कुछ, वो भी फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर गिवन है, और 5 लाख रुपए की जो कॉस्ट आई है नंबर ऑफ इनवॉइस के हिसाब से आप बांटेंगे। बात समझ में आ गई आपको। कुछ है आपकी वेरिएबल कॉस्ट, पैकिंग, वेजेस एंड मटेरियल, कमीशन, स्टेशनरी। तो पैकिंग, वेजेस एंड मटेरियल है वो 2 रुपये पार्सल की है वेरिएबल कॉस्ट, इसका मतलब पैक करने के लिए मटेरियल लगेगा और जो इसको पैक कर रहा है उसके लिए वेजेस लगेगी। कमीशन है जो देनी पड़ेगी सेल्स एजेंट को, 4% ऑफ सेल्स दे देंगे सर। स्टेशनरी है वो 1 रुपये पर इनवॉइस लगेगी सर, मतलब कि इनवॉइस जनरेट होता है उसमें स्टेशनरी के आइटम लगते हैं, पेपर वेपर लगता है, इंक लगती है, काफ़ी सामान लगता है, तो 1 रुपये पर इनवॉइस की कॉस्ट आ रही है। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव वेजेस एंड सैलरी क्या है वी डोंट नो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे गिवन है, बट आप इसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा मानेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है सर। हो सकता है कि एक्चुअली में तो बेचने के लिए ही बंदे खड़े हैं वहाँ पर, समझ रहे हो आप, बेचने के लिए बंदे खड़े हैं सर, बट आप वो रिटेल शॉप में जो बंदे आपने हायर करें जो कस्टमर्स को देखते हैं, सर आइए आइए बैठिए सर आइए, आप उन्हें एक तरह से सेल्स एजेंट नहीं मान रहे, बल्कि आप उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव वेजेस एंड सैलरी का हिस्सा मान रहे हैं उस पर्टिकुलर शॉप का, जो कि एक आपका सेल्स यूनिट है। ये मैंने आपको थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज देने की कोशिश करी है। आपको बताना है कॉस्टिंग P&L बनाना है आपको, शोइंग द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू सेल्स फॉर ईच प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है, कॉस्ट को ऐड कर लिखने के लिए बोल रहे हैं, जो जिसके खाते में जो कॉस्ट आती है उसको डाल दीजिए, टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपके पास, सेलिंग प्राइस गिवन है, सेल्स आ जाएगी, प्रॉफिट निकाल लीजिए और सेल्स का कितना परसेंटेज है बता दीजिए, जो सबसे कम प्रॉफिटेबल है उसको निकाल दीजिए, बात खत्म सर। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे सर, सेल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, कॉपी पेस्ट कर लिख दिया मैंने, वेरिएबल कॉस्ट पहले माइनस कर ली, फिक्स कॉस्ट बाद में माइनस कर ली, थोड़ा सा अच्छा रहता है। आप चाहें तो बिना इसके बाइफर्केशन के भी आप डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कमीशन, पैकिंग जो भी है डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं। इन्होंने बेटर प्रेजेंटेशन के लिए वेरिएबल कॉस्ट को अलग दिखा दिया क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था, और फिक्स्ड कॉस्ट भी क्वेश्चन में गिवन थी, उसको अलग दिखा दिया। तो जितना ब्रेकअप दिखाएंगे उतना बेटर है। हालांकि मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, जो कि मैंने आपको शायद थोड़ा सा बताया भी होगा, और उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। ये मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आप देखिएगा इन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर दी। अब ये मत पूछिएगा सर ये कॉस्ट ऑफ सेल्स कहाँ से आ रही है, क्वेश्चन से जो कॉपी पेस्ट करा है उसमें मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा सर। ये सेल्स क्वेश्चन में गिवन है, चारों प्रोडक्ट की, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है, हमें बोला प्रॉफिट निकालिए, हम कॉस्ट माइनस कर रहे हैं सेल्स में से प्रॉफिट निकालने के लिए, तो हमने कॉस्ट माइनस कर दी सर। और भी कॉस्ट लगी है, जी हाँ लगी है सर, कमीशन है, 4% ऑफ सेल्स की कमीशन देनी पड़ी, 4% कैलकुलेट कर लिया सर। कैसे किया आइए देखिए, 50 लाख का 4% 2 लाख रुपये आता है, 30 लाख का 4% 1,20,000 आता है, सिमिलरली 25 लाख 45 लाख का आता है। तो आपने 4% ऑफ सेल निकालिए, बाकी काम तो कैलकुलेटर का है सर, बाकी खेल आपका कैलकुलेटर दिखाएगा।
दिमाग लगाने वाला काम इतना ही कि ठीक है, जो सेल्स है 4% है, सेल्स कमीशन है 4% ऑन सेल्स है, आपने कैलकुलेट कर लिया। पैकिंग वेजेस लग रही है 2 रुपये पर पार्सल, पार्सल आपको गिवन है क्वेश्चन में, ये देखिए सर, नंबर ऑफ पार्सल सेंट गिवन है, तो 2 रुपये के हिसाब से पार्सल की कॉस्ट भी लग रही है, वेरिएबल इन नेचर है सर, वो कॉस्ट भी माइनस कर दीजिए सर। 1 रुपया पर इनवॉइस, 1 रुपये पर इनवॉइस की कॉस्ट लग रही है, जितने इनवॉइस जनरेट हुए हैं मल्टीप्लाई बाय 1 रुपये करके स्टेशनरी की कॉस्ट माइनस कर दीजिए। आपके पास सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो गई है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो आएगा उसे हम कॉन्ट्रीब्यूशन बोलेंगे सर। ये देखिए भैया, इसका जो कंट्रीब्यूशन है वही नेगेटिव है, यानी कि जो पर यूनिट बनाने के लिए कॉस्ट लग रही है, ये गधा है उससे कम में बेच रहा है। आप खुद बताइए, अगर आप प्रोडक्ट की जो वेरिएबल कॉस्ट है, यानी कि 1 यूनिट बनाओगे तो उस पर इतनी की कॉस्ट लगेगी, यूनिट नहीं बनाओगे तो नहीं लगेगी, उसको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। अगर आप 1 यूनिट बना रहे हैं और उस पर आपको 10 रुपये लग रहे हैं, तो क्या आप 8 रुपये बेचेंगे? यानी हर यूनिट सेल करने पर 2 रुपये का लॉस खाएंगे सर? द आंसर इज नो। यही यूनिट मुझे सबसे खराब लग रहा है, जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन ही नेगेटिव आ गया सर। खैर जो भी है, जो भी कंट्रीब्यूशन आया है पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। रेंट 3 लाख रुपीज़ का गिवन है, डेप्रिसिएशन 1 लाख का गिवन है, सेल्समैन की सैलरी है जो फिक्स सैलरी है वो यहाँ पर गिवन है, एडमिनिस्ट्रेटिव वेजेस एंड सैलरीज गिवन है, और उसको आप एक पर्टिकुलर रेशो में बांट दोगे, जो रेशो क्वेश्चन में ही गिवन है सर। उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ, रेंट एंड इंश्योरेंस जो है वो स्क्वायर फीट के एरिया के हिसाब से बटेगा, तो 3 लाख का टोटल है सर, और एरिया जो है वो 50,000, 40,000, 80,000, 30,000 है, तो 5:4:8:3 आ गया। उस रेशो में 3 लाख को मैंने इन्हें चारों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सर, जिसका जितना जितना एरिया है। सिमिलरली डेप्रिसिएशन है, वो डेप्रिसिएशन जो है वो आपने पार्सल जितने भेजे उसके हिसाब से उसके रेशो में आपने बांट दिया, और आपने सेल्समैन की जो सैलरी है वो सेल्स के वॉल्यूम के हिसाब से आपने बांट दी। एडमिनिस्ट्रेटिव की जो वेजेस हैं वो भी आपने इनवॉइस के हिसाब से बांट दी, क्योंकि इनवॉइस जनरेट होता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव का बंदा काम करता है सर इनवॉइस जनरेट करने का, तो इसलिए उस रेशो में बांटी है सर। जहाँ तक बात है डेप्रिसिएशन की, वो आपने पार्सल के हिसाब से इसलिए बांटी है क्योंकि जो मशीन होगी सर उससे आप पार्सल जो है वो निकालते होंगे सर, कुछ मशीन का लिंक होगा सर, वैसे क्वेश्चन में गिवन है, आप इस रेशो में बांटिए, आपने बांट दी सर। टोटल फिक्स कॉस्ट आपके पास आ गई, माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट और लॉस, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट या लॉस। और मेरा शक सही था कि प्रोडक्ट नंबर बी है उसका कंट्रीब्यूशन भी नेगेटिव था। अगर आप देखेंगे तो कंट्रीब्यूशन भी बी का नेगेटिव आ रहा है, 1,40,000 आ रहा है, और फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने के बाद तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पर ऑल्दो आंसर नहीं लिखा हुआ, बट आप आंसर लिख कर आएंगे कंक्लूजन में कि क्योंकि प्रोडक्ट बी है उसका कंट्रीब्यूशन ही नेगेटिव है। बहुत बड़ी बात है सर, कंट्रीब्यूशन ही नेगेटिव है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर रहे हो सिर्फ, अभी फिक्स कॉस्ट माइनस भी नहीं करी है, तो ही नेगेटिव कैश फ्लो आपको मिल रहा है। तो इसीलिए आप लोग प्रोडक्ट बी को बाहर करेंगे, और यही नहीं, इसका कंट्रीब्यूशन ही नेगेटिव नहीं है, बल्कि फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद भी सबसे ज़्यादा लॉस इसी यूनिट में आ रहा है। और अगर मैं इसका परसेंटेज ऑफ लॉस देखूँ ऑन सेल्स, तो ये करीब करीब 12.10% का लॉस आ रहा है। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप सेल्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मान लीजिए कि मैं सेल्स कर रहा हूँ 1 लाख रुपए की, और उस 1 लाख रुपए की सेल में मेरे को 90,000 का लॉस आ रहा है, और वहीं मैं 1 करोड़ की सेल कर रहा हूँ जिस पर मुझे 1 लाख का लॉस आ रहा है, तो मॉनेटरी टर्म्स में तो मुझे 1 लाख का लॉस ज़्यादा लगेगा, पर उस लॉस को मैं ऑन अ परसेंटेज ऑफ सेल्स देखूंगा तो मुझे पता लगेगा अच्छा एक्चुअली में तो सेल्स का 1% ही है, और दूसरा वाला जो 90,000 का लॉस आ रहा है 1 लाख की सेल पे, वो 90% लॉस आ रहा है। समझ रहे हैं? तो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं देखेंगे हम, एक्चुअली में हम परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे, ताकि सब सेम पैरामीटर्स में आ सकें। इसीलिए हमने परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट करा है, और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस है वो भी सबसे ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि हालत तो पता लगी जाती है ऊपर से देखकर कि जिसका कंट्रीब्यूशन नेगेटिव है वो तो सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का ही रिलेशन है ना सर, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का ही रिलेशन है ना सर। हर प्रोडक्ट में एक सेल्स पर यूनिट होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होती है, वही माइनस करके कंट्रीब्यूशन नेगेटिव है, फिक्स कॉस्ट माइनस करके भी नेगेटिव ही आएगा सबसे ज़्यादा, और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस यानी कि लॉस का परसेंट भी सबसे ज़्यादा आ रहा है। इसलिए आप इस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू की एडवाइस देकर आएंगे अपने क्वेश्चन में। इसी के साथ आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है सर, आप यहाँ देख सकते हैं हर चीज़ हो गई है, समरी गिवन है, बच्चों वाली चीज़ें, थ्योरी कभी आती नहीं है, फिर भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में दी होगी। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ब्लैंकेट ओवरहेड रेट क्या होती है, नोट्स में लिखवाया है, स्टेप मेथड क्या होता है, रेसिप्रोकल मेथड क्या होता है, सब कुछ आपको करवाया है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, डिस्कस दी प्रॉब्लम्स ऑफ कंट्रोलिंग सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉस्ट एलोकेशन, कॉस्ट एब्जॉर्प्शन क्या होता है, सिंगल मल्टीपल ओवरहेड रेट्स क्या होती है, आपको पता है सर, एक रेट निकालते हैं या फिर अलग अलग रेट निकालते हैं, वो सब आपको पता है। आइडल कैपेसिटी के बारे में पूछा गया, बता दीजिएगा सर आपको सब पता है।
आइडल कैपेसिटी के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। एलोकेशन अपोर्शनमेंट की डिफरेंस मांगा है। एलोकेशन वो होता है जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का हिस्सा होता है, पहले से आइडेंटिफाई किया होता है, और अपोर्शन होता है जो ज्वाइंटली खर्चा किया होता है, उसे आप एक रेशो में ब्रेक कर देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई सर? एलोकेशन अपोर्शनमेंट समझ में आ गया, रीअपोर्शनमेंट समझ आ गया, उसकी मेथड बता दीजिए सर। आपको सारा थ्योरेटिकल मैंने करवा दिया, 100% थ्योरेटिकल क्वेश्चन कवर हो गए हैं। एमसीक्यू कभी आता नहीं है, ठीक है? आपके कोर्स में एमसीक्यू थोड़ी ना है। क्वेश्चन नंबर 1 में फिर से कुछ एलोकेटेड ओवरहेड्स गिवन है और बहुत सारे ऐसे ओवरहेड है जिसका ब्रेकअप गिवन नहीं है सर। मशीन शॉप में या पैकिंग में कितना लगा, और सर्विस डिपार्टमेंट जो है, जनरल प्लांट, स्टोर एंड मेंटेनेंस एंड जनरल प्लांट जो है, उसमें कितना कितना लगा वो ब्रेकअप नहीं गिवन है। आपको ब्रेकअप करना है एक सर्टेन रेशो में, जो भी रेशो आपको सब सटीक लगे उस रेशो में बांट दीजिए सर। बस यही काम आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, आपके नोट्स में भी गिवन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वैसे हमने कई क्वेश्चंस कर लिए हैं तो आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे सर। तो क्वेश्चन नंबर 3 फिर से सिमिलर क्वेश्चन है सर। फैक्ट्री ओवरहेड्स गिवन है, डायरेक्ट लेबर आवर्स गिवन है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, एरिया गिवन है सर। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स गिवन है, सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स गिवन है। आपको सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डालने हैं एक सर्टेन परसेंटेज में, और किस परसेंटेज में डालेंगे वो भी बेसिस नीचे गिवन है सर। तो उस रेशो में आपको बांटना है और काम कुछ नहीं करना सर, उस रेशो में आपको बांट देना है। प्रिपेयर अ शेड्यूल शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट ऑफ द 4 सर्विस डिपार्टमेंट टू 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड कैलकुलेट द ओवरहेड रिकवरी रेट। जी हाँ, जब आपके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड आ गए तो उसे आप एक सर्टेन लेबर आवर से, मशीन आवर से डिवाइड कर कर एक रेट निकाल लीजिए सर, ताकि आपको पता लग जाए अच्छा इतने ओवरहेड हैं और इतने लेबर आवर काम करते हैं तो एक लेबर आवर में कितना खर्चा होता है इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं अपना प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करूँ इस डिपार्टमेंट में जाए तो मुझे पता हो एस्टिमेटेड कॉस्ट के लिए कि हाँ इतनी देर इस डिपार्टमेंट में गया है तो इतनी आवर का इतना खर्चा होता है, तो इतने आवर का कितना होगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो मैं आपको करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम कर चुके हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 5 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 7 हम कर चुके हैं, तो 4 होगा अगली क्लास में। क्वेश्चन नंबर 6 होगा सर, और उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन रह गए हैं सर, आपके 7 करवा चुका मैं आपको, जो बचे हुए क्वेश्चन रह गए 8, 9, 10, 11 वो सारे मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। तो यानी कि नेक्स्ट क्लास में आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बट क्वेश्चन नंबर 1 और 3 होमवर्क में दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और आपका ओवरहेड का चैप्टर कंप्लीट करेंगे, और फिर हमारा एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जो इससे मिलता जुलता चैप्टर है और सीए फाइनल का कॉन्सेप्ट था जो अभी इंटरमीडिएट में इंट्रोड्यूस किया गया है। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास दोस्तों।